हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और आज हम सीखेंगे कि वर्क कैलकुलेशन गिवन ग्राफ से कैसे किया जाता है। अगर कोई ग्राफ दिया हो तो वर्क कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कैसे ग्राफ दिया हो, किस टाइप का ग्राफ दिया हो, ये आपको बताते हैं। अभी हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि वर्क इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये आपने पढ़ा, ठीक है। और अगर ये तो कांस्टेंट फोर्स के लिए था, और अगर फोर्स आपका वेरिएबल हो, फोर्स आपका वेरिएबल हो तो वर्क आपका आता था फोर्स, अगर वो डिस्प्लेसमेंट पर वेरिएबल हो तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट और पूरे का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट की लिमिट जो भी है S1 से S2, या बहुत से लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट को अगर R में, तो फोर्स अगर वेरी कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंडेंट है, अगर आप S ना लिखना चाहो तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन लिमिट R इक्वल टू R1 से फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट क्या हुए, R1 से R2। ये आपने अभी पढ़ा। इससे क्या निकला, इससे बताते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये क्या, इंटीग्रेशन FR DR, थोड़ी देर के लिए आप वेक्टर लगाते रहिए, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ये बताता है कि अगर ये कोई ग्राफ है इस तरह, इस ओर कोई फोर्स है वो बता रहा है, और इस ओर डिस्प्लेसमेंट है ये बता रहा है, तो FR DR फ्रॉम पॉइंट R1 टू R2, मतलब इस डिस्प्लेसमेंट R1 से फाइनल डिस्प्लेसमेंट R2 तक। FR क्या है कि किसी R पे केवल DR डिस्प्लेसमेंट जो कि बहुत छोटा है, तो अगर ये पॉइंट यहाँ तक है R, और तो ये बहुत छोटा जो डिस्प्लेसमेंट है वो है DR। इंटीग्रेशन से आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ये FR, मान लो इसी R पोजीशन पर फोर्स है, और फोर्स की ये वैल्यू है FR। फोर्स हम इधर ले रहे हैं ना, तो मान लो कि इस पॉइंट R पे ये इसकी एक वैल्यू है, तो DR मतलब इतनी देर में फोर्स कोई बहुत ज़्यादा चेंज तो होगा नहीं, तो DR तक अगर ऐसे आप लें तो जस्ट FR को लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं। तो FR और ये DR, ये है इधर FR और ये है इधर DR, तो ये क्या है, ये इस रेक्टेंगुलर, लगभग रेक्टेंगुलर FR और DR, ये क्या मिला, ये मिला लगभग इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया। इस R पर जो वैल्यू है FR, यानी ये इधर ये FR और ये इधर DR, तो FR और DR का जो प्रोडक्शन होगा, यानी जो मल्टीप्लिकेशन होगा, वो इस स्ट्रिप, पतली सी स्ट्रिप का एरिया होगा।
अब हम कर रहे हैं उसका इंटीग्रेशन, और जहाँ अगर एफ आर अदर वैल्यू आर पर ऐसे ऐसे वेरी कर रहा हो, कैसे भी वेरी कर सकता है, हमने सिनुसॉइडल टाइप का बना दिया तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, मान लो ऐसे। तो अगर एफ आर डी आर ये वैल्यू इसका केवल एरिया है, तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट का मतलब ऐसे जितने भी आर वैल्यू, किसी भी आर पर वैल्यू हैं, सभी सारी आर पे, R1 और R2 के बीच में जितनी भी स्ट्रिप हैं, सबका एरिया। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द सम कंटिन्यूअस सम। आप तो इंटीग्रेशन समझते हैं, आप लोगों ने डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन सब पढ़ रखा होगा। तो यहाँ से लगा के R1 से लगा के हर पोजीशन पर, छोटी छोटी पोजीशन पर, बहुत छोटी छोटी पोजीशन पर जितनी भी स्ट्रिप बनती हैं, सबके एरिया का सम। तो ये क्या आया? सबका अगर एरिया हम सम कर देंगे हर स्ट्रिप का, तो ये पूरा इतने से लगा के, यहाँ से लगा के, यहाँ से लगा के, यहाँ से लगा के, ये पूरा एरिया आएगा। तो ये क्या आया? इसका इंटीग्रेशन R इक्वल टू R1 से R इक्वल टू R2, मतलब डिस्प्लेसमेंट R1 से R2 तक ऐसी जितनी भी स्ट्रिप आएंगी। अभी एफ आर डी आर, ये जो एफ आर डॉट डी आर था हमारा, ये केवल इसका एरिया था। तो वैसे ही इंटीग्रेशन का मतलब है सभी स्ट्रिप, ऐसी जितनी भी स्ट्रिप आएंगी लंबी लंबी एफ आर डी आर वाली, सबका सम। और कहाँ से कहाँ तक? R1 से लेके R2 तक। तो ये जो चीज़ है, ये कुछ नहीं है, ये उसी एफ आर कर्व, मतलब एफ आर कर्व और डिस्प्लेसमेंट कर्व, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के कर्व के बीच, मतलब जो ये कर्व है और ये डिस्प्लेसमेंट पर जितना ये एरिया ये कर्व प्रोजेक्ट करता है, इतना एरिया इस कर्व से घिरा हुआ जितना भी एरिया इस डिस्प्लेसमेंट पर R1 से लेकर R2 लिमिट तक जितना एरिया है, वो है ये चीज़। और ये क्या है? ये है वर्क। तो वर्क हमको मिला, वर्क इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो ये क्या है? ये है उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग आप लिखें और डिस्प्लेसमेंट अगर इधर लें, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से घिरा हुआ एरिया। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व, अगर आप फोर्स कर्व खींचे डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो उससे घिरा हुआ एरिया, ये है हमारा वर्क। तो अगर कहीं पर ऐसा ग्राफ दिया हो कि फोर्स का कर्व बना हो और डिस्प्लेसमेंट नीचे दिया हुआ हो, यानी आर यानी डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा हो, तो आप उस किसी भी दो पॉइंट यानी किसी भी दो पॉइंट कह लो या किसी फिक्स डिस्प्लेसमेंट में उस फोर्स द्वारा किया गया जो कार्य है वो आप निकाल सकते हो। बस आपको वो फोर्स का एरिया निकालना है, उस फोर्स कर्व का, उस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। जैसे मान लो आपको ये एक फोर्स दिया हो और इधर आपका डिस्प्लेसमेंट हो, और फोर्स कुछ ऐसे काम कर रहा हो, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट ये पॉइंट तक, ये डिस्प्लेसमेंट आपका 3 मीटर है और ये फोर्स यहाँ पे मान लो 0 न्यूटन है और 10 न्यूटन तक गया फोर्स वैरी किया, बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ये फोर्स की वैल्यू है मान लो 0 और ये फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन।
तो अगर ये 0 से 10 न्यूटन तक गया और डिस्प्लेसमेंट हमारा 3 मीटर हुआ, तो ये जो एरिया जो आएगा, यानी फोर्स का कर्व तो ये जा रहा है, और कितने तक निकालना है हमको, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक निकालना है। तो फोर्स कर्व का प्रोजेक्शन इन दोनों पॉइंट पर, तो ऐसे जब इसको ड्रॉप करेंगे तो ये जो एरिया जो मिलेगा, ये एरिया, ये होगा हमारा वर्क। ये कितना होगा, 1/2, ये ट्राइंगल है, इंटू 3 और इंटू ये 10 यानी 15 यूनिट। अगर न्यूटन मीटर में है तो ये जूल। बस इस तरह से समझो। वर्क डन इज एरिया अंडर फोर्स कर्व ऑन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चले आगे। इस पर एक एग्जाम्पल लेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, लगभग जब फोर्स लगता है तो जिस बॉडी पर फोर्स लगता है, तो हम देखते हैं कि जनरली वहाँ उस बॉडी का मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब किसी ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है तो उसका ब्लॉक का लगभग मास तो कांस्टेंट ही होगा। अब कार का मास कांस्टेंट ही होगा, किसी बाइक का मास लगभग कांस्टेंट ही रहता है। तो जो मास है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। तो जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर मास कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो क्या है कि कभी कभी हमको अभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कर्व पता होता था, तो हम अगर यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट की जो लिमिट है, अगर हम इतने डिस्प्लेसमेंट का वर्क निकालना चाहें, कर्व लंबा भी हो सकता है, अगर हम R1 से R2 पॉइंट के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है, इतने में ये फोर्स कितना वर्क कर रहा है, तो हम जानते हैं कि ऐसे निकालते थे इतना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको फोर्स नहीं पता होता है, हमको पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रहा है। एक्सेलरेशन, तो हम कैसे वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन तो होता था फोर्स और डॉट डिस्प्लेसमेंट और उसका इंटीग्रेशन, जो भी लिमिट हो। लेकिन यहाँ पर मास जनरली कांस्टेंट रहता है, तो इसको आप AR.dr भी लिख सकते हो। यानी कि अगर हमको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कर्व पता है, तो हम इतनी वैल्यू तो निकाल ले गए उसके एरिया से। अगर आप एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का कर्व आपको पता हो, तो आप ये चीज़ निकाल ले जाएंगे। तो ये एरिया निकाल लो, बाद में आप मास से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में आप मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आ गया वर्क। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कर्व दिया है, तो सीधे एरिया निकाल के आप वर्क डन निकाल लेंगे फोर्स का, कि फोर्स कितना वर्क किया। लेकिन अगर आपको केवल एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में कर्व दिया है, तो पहले आप उसका एरिया निकाल लो, तो वो तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, और बाद में मास से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वर्क डन निकल आएगा। क्योंकि लगभग हम अर्थ पर जहाँ जहाँ फोर्स लगाते हैं, मास जनरली चेंज नहीं होता है। ठीक है, और जहाँ चेंज होता है फिर वहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यही लेते हैं। अगर मास कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों को ले सकते हो, यानी इनका कर्व, बाद में मास से मल्टीप्लाई कर दो, वर्क निकल आएगा।
ये तो हुआ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व से वर्क निकालना। आप वीडियो को वापस रिपीट करके आप एक बार और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है, हड़बड़ी में बढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने एक चीज अभी और पढ़ी थी, पावर इक्वल टू dW/dt, पढ़ा था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम और टाइम रेट ऑफ द वर्क डन, आप कह सकते हो वर्क डन अपॉन टेकन टाइम। तो वर्क डन क्या होगा यहां से, P dt पावर इंटू टेकन टाइम dW छोटा। और अगर किसी दो टाइम यानी T1 टाइम से T2 टाइम तक पावर लगातार काम कर रही है तो वर्क डन आपका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पावर टाइम और टाइम की लिमिट T1 से T2। यहां आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जो ये पावर है वो टाइम पर डिपेंडेंट है, यानी पावर इज पावर, और ये ब्रैकेट में T लिखने का मतलब है कि पावर टाइम पर डिपेंड है, यानी पावर टाइम के साथ वेरी कर रही है। जरूरी नहीं कि वेरी करे, अगर वेरी नहीं कर रही तो हमारे लिए तो बहुत आसान है, पावर इंटू टाइम इंटरवल, सीधा वर्क डन इक्वल टू पावर, अगर पावर कांस्टेंट है, और इंटू टाइम इंटरवल, सीधा ही आप वर्क निकाल सकते हो। लेकिन जरूरी नहीं कि जो फोर्स जो पावर दे वो कांस्टेंटली दे, भाई फोर्स भी पूरी प्रोसेस में, पूरे वर्क डन करने में अपना पावर फ्लक्चुएट कर सकता है। जैसे आपकी स्कूटी चल रही है तो इंजन से कॉन्टीन्यूअस पावर थोड़ी आता है, कभी आप डाउन कर देते हो, बीच में पावर लेते हो, ऐसे फ्लक्चुएटिंग पावर, यानी पावर जो है वो टाइम पर डिपेंड हो रहा है, बीच बीच में वेरी कर रहा है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, ये आप इधर क्या करो, इधर T लिख दो जरूर, ताकि ये पता चले कि पावर जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ये वर्क डन आया। तो ये पावर और ये टाइम का इंटीग्रेशन जो किया गया T1 से T2, ये बिल्कुल उसी तरह है। देखो, वर्क डन इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का S या R लिख लो, R1 से R2, यानी दो डिस्प्लेसमेंट के बीच में, मतलब डिस्प्लेसमेंट की ये लिमिट और ये फाइनल लिमिट, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके बीच में जो वर्क, तो बिल्कुल उसी तरह देखो दिख रहा है, बिल्कुल उसी तरह दिख रहा है ये। तो ये क्या है, ये है कि अगर हमको पावर का टाइम के रिस्पेक्ट में कोई ग्राफ दिया हो, ऐसे ऐसे ऐसे, पावर का टाइम के रिस्पेक्ट में कोई ग्राफ दिया हो, और हम दो टाइम इंटरवल यानी T1 और T2 के बीच में वो पावर कितना वर्क किया ये जानना चाहें, तो उसी से पहले प्रोजेक्शन डालेंगे ऊपर की ओर, ऐसे जैसे यहाँ R1 और R2 से डालते थे ग्राफ पे, ये वैसे ही अब की बात टाइम से डालेंगे। ये टाइम है और पावर जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो T1 और T2 से ऐसे इसमें प्रोजेक्शन डालेंगे, तो ये जो एरिया जो आया T1 से T2 टाइम के बीच में, पावर का ग्राफ और टाइम का ग्राफ, उसके बीच में जो प्रोजेक्शन आया उसका एरिया, यानी ये हमारा वर्क डन आएगा। इसका अगर एरिया आप निकाल लें तो ये हमारा वर्क डन आएगा। पावर और टाइम के बीच का जो ग्राफ है वो बता रहा है वर्क डन। वर्क डन बाय दिस पावर इन टाइम इंटरवल T1 to T2 वेयर पावर टाइम के साथ वेरी कर रही है, पावर का ग्राफ कांस्टेंट नहीं है। अगर
पावर का ग्राफ कांस्टेंट हो तो इससे बढ़िया निकल आएगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, पावर क्या होती है, अगर वर्क डन बाई डेल्टा टी, अगर पावर कांस्टेंट है तो वर्क डन सीधा इससे निकल आएगा डेल्टा टी से, लेकिन अगर पावर वेरी कर रहा है तो फिर ऐसे निकलेगा। तो पावर और टाइम का ग्राफ दिया हो या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हो, आप वर्क डन निकाल सकते हैं ग्राफिकली। अब हम इस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ओके, आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको चाहिए कि आप एक बार इसको और रिपीट करके अच्छे से देख लें, अगर आपको ना समझ में आया हो तो। वैसे तो आप लोग फॉरवर्ड आज नहीं, आप लोगों को सब आता है। चलें आगे। ये गंदा हो गया डस्टर मेरा, साफ करना पड़ेगा। चलो यहीं पर देखते हैं, पहले ग्राफ तो बना लें। इधर हम मीटर में ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, इधर है हमारा डिस्प्लेसमेंट, इधर है आर, एस जो भी बोलो, और ये हम मीटर में ले रहे हैं, मीटर में जो भी आपको अच्छा लगे, आर एस लिखना जो भी। ये इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर हमारा फोर्स की वैल्यू है एफ इधर, और ये हमारा न्यूटन में है, फोर्स हमारा न्यूटन में। ठीक है, 0 मीटर पर ये न्यूटन में है, न्यूटन में। तो पता चला कि 0 जब डिस्प्लेसमेंट था, यानी जब ब्लॉक चला भी नहीं था, किसी या कोई बॉडी चली भी नहीं थी जिस पर ये फोर्स काम कर रहा है, तब उस पर फोर्स 10 न्यूटन था। जब वो 10 मीटर चली यहाँ पे, तो ये फोर्स हो गया मान लो 20 न्यूटन। तो ये पॉइंट आ गया ऐसे। 50 मीटर तक ये 20 मीटर ही रहा, ये 20 न्यूटन ही रहा फोर्स। देखना, जब 80 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स बढ़ के 40 हो गया। ये देखो 40 न्यूटन। वन 120 मीटर का जब पार्टिकल और डिस्प्लेस किया इधर, तो मान लो फोर्स गिर के 10 हो गया वापस। यहाँ पे फोर्स गिर के वापस 10 हो गया। यहाँ 40 न्यूटन तक गया, फिर 10 हो गया, ये 20 न्यूटन तक बढ़ा और ये 20 तक ही रहा ऐसे। वो 10 न्यूटन हो गया यहाँ पे। तो बोला जाए कि टोटल वर्क डन निकालो, किसके किसके बीच में, जब बॉडी 20 न्यूटन से 20 मीटर से 120 मीटर तक डिस्प्लेस हुई। जब बॉडी 10 मीटर से, मान लो 10 लिखा है, जब बॉडी 10 मीटर से 120 मीटर तक डिस्प्लेस्ड हुई, तो हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल वर्क डन निकालो क्या होगा इस फोर्स के द्वारा। फोर्स कांस्टेंट नहीं है पूरे प्रोसेस में, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ देखो बदलता जा रहा है। जब डिस्प्लेस्ड भी नहीं हुई थी बॉडी, तब भी 10 न्यूटन का फोर्स उस बॉडी पर लग रहा था। जब बॉडी 10 मीटर डिस्प्लेस्ड हुई तो वो फोर्स उस पर 20 न्यूटन काम करने लगा।
50 मीटर डिस्प्लेस्ड होने तक उस पर फोर्स कांस्टेंट काम करता रहा 20 मीटर तक, और उसके बाद फोर्स लगातार बढ़ता रहा और 80 मीटर डिस्प्लेस्ड होने पर 40 न्यूटन तक बढ़ गया, और जब बॉडी आगे बढ़ी तो वो फोर्स गिरता रहा और 10 न्यूटन तक आ गया जब वो 120 था। तो हमको निकालना है टोटल वर्क डन 10 मीटर से लगा के 120 मीटर के बीच में, इस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच में। तो 10 से लगा के 120 के बीच में, तो यह है हमारा फोर्स। तो फोर्स के ग्राफ में 120 से एक प्रोजेक्शन डालेंगे और एक 10 से प्रोजेक्शन डालेंगे ऐसे। तो हमारा जो वर्क डन है वो ये है A, B, C, D, E और F और वापस A। तो वर्क डन हमारा जो आएगा वो आ जाएगा एरिया ऑफ किसका, A से B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F और वापस A तक, इतना, इस पूरे का एरिया यहाँ तक। ये हमको सिर्फ 10 मीटर से चालू करके 120 मीटर तक वर्क निकालना था जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस्ड हो रही है। तो इसके पहले से हमसे मतलब नहीं है, इसका हमें निकालना है एरिया। यही है हमारा वर्क डन। एरिया निकालने पर ध्यान रखना, जियोमेट्री को कुछ ऐसे तोड़ो कि आपको उसका एरिया निकालना आसान हो जाए। जैसे अगर इस रेक्टेंगल को रखेंगे तो हम इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। फिर अगर यहाँ से डालो और इसको ऐसे मिला दो, तो ये 40, ये 20, तो ये बीच में ये होगा 20 न्यूटन, इतना। भाई यहाँ तक 20 है, यहाँ तक 40, तो ये आ गया, और इधर ये 30। तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो, इसका, आराम से। अब ये नीचे बचा पूरा रेक्टेंगल, तो आप इसका भी एरिया निकाल सकते हो अच्छे से। इसमें कैसे निकालोगे, तो यहां से ऐसे मिला दो यहाँ पे, तो ये हाइट 10 है, तो ये कितनी बचेगी, ये बचेगी 30, ये इतनी है 10। भाई ये टोटल 40 था, तो ये 30 और 10। तो अब देखो, अब ये ट्राइंगल का एरिया निकालना आपके लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि आपको ये पता है और ये पता है। ये कितना, ये 40 है, 120 से 80 के बीच में, 80 के बीच में। और फिर आप लास्ट में ये स्क्वायर बचा, आप इसका भी एरिया निकाल सकते हैं आसानी से, और सभी को मिला के जोड़ दीजिए। ये न्यूटन और ये मीटर, तो लास्ट में जो वैल्यू आए उसको जूल लिख देना, क्योंकि जूल को न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। ये आपका वर्क डन हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आया? आपको सिर्फ एरिया निकालना है नीचे का, वही हमारा वर्क डन है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो प्रोजेक्टेड एरिया है वही हमारा वर्क डन होता है। और ये कैलकुलेट करने से पहले अपने पूरे ग्राफ को एक उन जियोमेट्री में तोड़ दो जो कि आप के लिए कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो ऐसे लगाते हैं, वरना अपना इंटीग्रेशन करके निकालते हैं वर्क। तो ग्राफिकल मेथड ऐसे करते हैं। अब यही अगर पावर होता और यही अगर टाइम होता तो भी वैसे ही निकालते, क्योंकि वर्क डन, पावर और टाइम के बीच के ग्राफ, दो टाइम इंटरवल जो होते उनसे प्रोजेक्शन डालते
और फिर पूरा नीचे का एरिया निकाल लेते, ग्राफ और टाइम के बीच जो एरिया जो है वो निकाल लेते, तब भी वर्क डन आ जाता। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ना कि बीच में देखो फोर्स कांस्टेंट हुआ, फिर वैरी किया, फिर वैरी किया। तो ऐसा होता है रियल लाइफ में, जहाँ पर आपको लेंथी कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि आप ग्राफ बनाकर जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ वैरी हो रहा है तो आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ वैरी हो रहा है आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इसमें तो मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लगा सकते हो, एफ डॉट सीधा एस, क्योंकि यहाँ इतनी जगह पर फोर्स कांस्टेंट है। यहाँ भी देखिए आपका फोर्स वैरी कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ, 10 से 20 तक जा रहा है। तो जहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है वहाँ तो कैलकुलेशन करना बहुत आसान है, लेकिन जब फोर्स जहाँ पर वैरी कर रहा है वहाँ पर आप इंटीग्रेशन लगाइएगा, ये लगाइएगा, तो उससे अच्छा है कि आप ग्राफ मेथड इस्तेमाल करो। लेकिन परीक्षाओं में याद रखना कि अपने मन से न ग्राफ करना, ग्राफ पर जब क्वेश्चन आए तभी ग्राफ करना। ठीक है, जब आपसे ग्राफिकल क्वेश्चन ही आए तभी आप ग्राफ का सहारा लीजिए। पता चला आपसे ग्राफ भी गलत हो जाए और आपका टाइम भी वेस्ट हो गया, तो थोड़ा ध्यान रखिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर और अच्छे से इसको समझिए।